हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में कुछ ही ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को लिंक करती हैं। ऐसा ही एक निर्माण राम सेतु है, जिसे हम आदम का ब्रिज या फिर एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राम सेतु की संरचना की स्टडी और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। ये अध्ययन ये समझने में भी मदद करेगा कि क्या ये संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग भी की जा रही है। हालांकि ये मामला विचाराधीन है। इसके साथ ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं हैं। आज इस वीडियो में हम आपको राम सेतु से जुड़ी वो तमाम बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक मिनरल शैलों की एक श्रृंखला है। पुल का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भी बहुत महत्व है और रामायण में इसका उल्लेख है। राम सेतु वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है और इसकी आयु पता करने के लिए कई सारे अध्ययन भी किए जा रहे हैं। राम सेतु या एडम्स ब्रिज पुल के जैसी एक संरचना है। पुल की कुल लंबाई करीब 50 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से भी अलग करती है। रेत के कुछ तट सूखे हैं। इस संरचना के चारों ओर का समुद्र बड़ा उथला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक की है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन आने से ये नष्ट हो गया था। 15वीं शताब्दी तक जब ये गहरा नहीं हुआ था, इस पर पैदल ही चला जा सकता था। जियोग्राफिकल प्रमाण से ये साबित होता है कि राम सेतु भूतकाल में भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि आधारित लिंक था। राम सेतु का वर्णन रामायण के अलावा और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा था, अति उतंग गिरिपादप लीलही लेही उठाई, आनी देही नल नीलही रचही ते सेतु बनाई। यानी कि वानर और बालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते और नल और नील को देते, वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा, क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के सेतु महात्म में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख है। स्कंद पुराण की तरह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या फिर नल सेतु का जिक्र होता है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की, तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने सहायता की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। भगवान राम ने जहां धनुष मारा था, उस स्थान को धनुषकोटि कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था, जिसकी लंबाई लगभग 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम
द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसीलिए रखा गया था कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान था, इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी रखा गया था। और अब आपको ये भी बताते हैं कि राम सेतु को आदम का ब्रिज या फिर एडम्स ब्रिज क्यों कहते हैं। इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था। कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वो 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था, इसे ही आदम का पुल कहते हैं। लेकिन फिर बाद में जब अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उन्होंने इसे एडम्स ब्रिज का नाम दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम सेतु का पिक्चर नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल के बाद ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसके पिक्चर लिए। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने जांच के आधार पर कहा था कि भगवान राम ने श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हुई हैं वो 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ वैज्ञानिक कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। राम सेतु मानव निर्मित पुल है या नहीं, इस पर बहस कई दशकों से चली आ रही है। हालांकि पुल के बारे में कई अन्य रहस्यमयी तथ्य भी हैं। सी कोस्टल की कार्बन डेटिंग और समुद्री संबंधी अध्ययनों से एक टाइम फ्रेम का पता चलता है जो कि रामायण काल से मेल खाता है। बट राम सेतु की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए बहुत सारे अध्ययन और शोध हुए हैं और कई अन्य हो भी रहे हैं। 2007 में ASI ने कहा था कि राम सेतु सिर्फ एक प्राकृतिक निर्माण था। भारत सरकार ने ASI के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा भी दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि भगवान राम द्वारा बनाए गए ढांचे का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और 2021 में ASI के अंतर्गत आने वाली सरकारी संस्था ने राम सेतु कब और कैसे बनाया गया था ये पता लगाने के लिए एक शोध परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO द्वारा किया जा रहा ये शोध राम सेतु के निर्माण के पीछे की पूरी प्रक्रिया पर फोकस कर रहा है। बट अगर हम राम सेतु पर पूरे वैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश की कि ये ब्रिज कैसे बना होगा। इस विषय में कई शोध भी हुए और बात आखिरकार इन 3 थ्योरीज पर आ ठहरी। पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हजारों साल पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेट्स के विस्थापन की वजह से महाद्वीप टूटने लगे। इस दौरान भारत और श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुक गया। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका की तलाई मनार इन प्लेट्स का एंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आज भी शोल्स चेन से जुड़े हुए हैं। और दूसरी थ्योरी है कोरल रीफ्स थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि इस ब्रिज पर कई जगह पानी में तैरने वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग रॉक्स भी पाए जाते हैं
कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान है। ये समुद्री जीवों और पेड़ पौधों के अवशेष से बनती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये कोरल रीफ्स करीब 7300 साल पुराने हैं। कोरल रीफ्स में रेत जमा हो जाने से उथले पानी में पुल जैसा स्ट्रक्चर बन गया होगा। और तीसरी थ्योरी है लॉन्ग शोर करंट और ड्रिफ्ट, जिसमें आता है कि राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ पालक बे। दोनों तरफ से आने वाली लहरें अपने साथ कुछ रेत भी ले आती हैं। इस रेत और कोरल रीफ्स की मदद से अंडर वाटर ब्रिज भी बन सकता है। हालांकि ये तीनों थ्योरीज और अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, ये तय नहीं हो पाया है कि ये ब्रिज कुदरती है या फिर इंसानों द्वारा बनाया गया है। ऐसा कुछ भी अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। बट जैसा कि पहले भी आपको बताया, 2021 में इसकी गहन पड़ताल का जिम्मा CSIR NIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। और अब राम सेतु से जुड़े विवाद की बात करते हैं। भारत में रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में उथले पानी वाला पथरीला इलाका है। यहाँ पर बड़े जहाज फंस सकते हैं, इसीलिए पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। 2005 में मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाज रानी नगर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर गहरा करने की बात भी की थी, ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इस व्यवसाय में लगभग 5000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान था। परंतु भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठनों, कई पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध भी किया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए और इसे आस्था पर चोट बधाकर विरोध भी किया। फिर इसके बाद राम सेतु बचाओ अभियान, जो कि 27 मार्च 2007 को शुरू किया गया, जिसे राम सेतु को बचाने के लिए लोकप्रिय रूप से रामनवमी के रूप में भी बनाया जाता है। ये अभियान संयुक्त रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने इस अभियान के उद्देश्य का समर्थन किया था। इन संगठनों ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से इस क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है और लोकप्रिय शंख उद्योग को भी नुकसान पहुंचा सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। कई पर्यावरणविदों का कहना है कि यहाँ पर 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का ये नेचुरल इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून चक्र भी प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, इसी के बदौलत भारत के पास यूरेनियम के ऑप्शन थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। अगर इसको तोड़ दिया जाता है तो भारत को थोरियम के भंडार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे रोक दिया गया। लेकिन अब हाल ही में सुनने में आ रहा है कि इस परियोजना का काम वापस से शुरू होने वाला है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देश के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राम सेतु को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इन सभी के अलावा राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट में की गई है। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी
ये भी हमें जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।